जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेश और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट एकेडमी के एजुकेशनल चैनल पर। प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो 42वां संविधान संशोधन, जिससे शायद ही किसी परीक्षा में जिसमें जीके जीएस नहीं पूछी जाती उसमें क्वेश्चन आते हों। अदरवाइज हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। यानी भारत के संविधान में जो सबसे बड़ा अब तक का संशोधन हुआ है वो है 42वां संशोधन। लगभग 59 अनुच्छेदों को इसमें बदल दिया गया था, संशोधन कर दिया गया था। 1976 में ये संशोधन हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत की जो उस टाइम पर पीएम थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन कौन से उन्होंने मुख्य परिवर्तन किए उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जानना ये जरूरी है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर पूरे संविधान को खंगाला गया और एक ही बार में इंदिरा गांधी जी की मंशा थी कि एक ही बार में जितने भी चेंजेस किए जा सकते हों वो उन्होंने करने का प्रयास किया। तो बाद में हालांकि 44वां संशोधन जब 1978 में आया तो उसके द्वारा बहुत सारे फैसलों को वापस भी लिया गया और अनुच्छेदों को जैसे कि तैसे रखा गया और कुछ सुधार भी किए गए। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल हम 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। इसके अहम बिंदु हम यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। देखिए आप सभी, सबसे पहली बात, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन कब हुआ था? वो संशोधन हुआ था 1976 में, यानी 42वें संशोधन के अकॉर्डिंग। क्या हुआ था? इसमें 3 नए शब्दों का समावेश हुआ था, 3 नए शब्द जोड़ दिए गए थे। वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे? नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता, यानी सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलरिज्म। ये 3 पॉइंट, ये 3 बिंदु ऐसे थे, ये 3 ऐसे नए वर्ड थे जो भारत की प्रस्तावना में जोड़ दिए गए थे। कभी कोई आपसे पूछ ले कि अब तक भारत की प्रस्तावना में कितनी बार, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आप कहेंगे सिर्फ एक बार हुआ है। दूसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखेंगे। यही वो संशोधन था जिसके माध्यम से नागरिकों के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी नागरिकों के लिए या नागरिक कुछ मूल कर्तव्यों को निभाएंगे अपने राष्ट्र के प्रति, वो सभी भी हमारे इसी आर्टिकल यानी इसी संशोधन में जोड़ दिए गए। भाग जो 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप जानते हो टोटल 22 भाग हैं, उनमें से चौथा जो भाग है उसमें उसके 51A में ये मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया जो कि हर भारत के नागरिक के द्वारा निभाए जाते हैं। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता दे दी गई। आप सभी जानते हो दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा अच्छे से कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित किया जाता है जिसका अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब यहां पर आपको यह याद रखना है कि उससे पहले, यानी जब 1976 वाला ये जो संशोधन हुआ था 42वां, उससे पहले राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां थी। यानी राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह ले तो सकता था, लेकिन उसे मानना या ना मानना वो उसके हक में था, वो उसकी इच्छा होती थी। लेकिन 42वें संशोधन के थ्रू ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि अब जो राष्ट्रपति होगा वो कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। हालांकि बाद में 1978 में जब 44वां संशोधन आया तो इसको फैसले को वापस भी लिया गया और एक बार रिव्यू करने का, एक बार पुनर्विचार करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार आया कि वो पुनर्विचार करने के लिए वापस किसी भी बिल को, किसी भी सलाह को वापस भेज सकता है। लेकिन 1976 में यहां पर राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया गया। ये बात भी अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात? बाध्यता यानी बाउंडेड कर दिया गया इसकी शक्ति को। फिर आपको एक बात और याद रखनी है जो मुख्य पॉइंट है कि 1971 में जब भारत की जनगणना हुई तो 1971 में जो लोकसभा है और जो विधानसभा है उसकी सीटों को रिजर्व कर दिया गया। यानी जितनी सीटें हैं, 545 सीटें आप सभी समझते हो जो अभी आज की तारीख में है, वो 545 सीटों को रिजर्व रखा गया था 2001 तक के लिए। हालांकि इस पर पुनर्विचार बाद में फिर 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग किया गया और 2026 तक के लिए फिर से इनको बाउंडेड कर दिया गया, फिर से इनको फ्रीज कर दिया गया, फिर से इनको रोक दिया गया। और अभी शायद 2026 की जनगणना में आपको देखने के लिए मिले कि जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उनमें शायद बढ़ोतरी हो जाए। ये कम तो नहीं होगी क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत में लोकसभा और विधानसभा की सीटों को रखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक पॉइंट और अच्छे से समझना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो संवैधानिक संशोधन है उसको न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। अब ये यहां पर न्यायालय की शक्ति को कम किया गया और संसद की शक्ति को बढ़ा दिया गया। यानी संसद अगर कोई बिल लेकर के आता है और कोई एक्ट बन जाता है, तो अगर वो एक्ट गलत भी है तो न्यायालय के पास कोई रिव्यू देने का दोबारा से मौका नहीं होगा, यानी उसकी पावर को कम कर दिया गया। यानी अगर संवैधानिक संशोधन कोई कर दिया गया है तो न्यायालय के पास, यानी भारत का जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, उन दोनों में से किसी के पास भी कोई दोबारा से जुडिशियल रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं बचता।
ये आपको देखने के लिए मिला किसमें, 42वें संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग। हालांकि इसमें भी बाद में 1978 के अकॉर्डिंग इसमें भी फिर वापस फैसले लिए गए और इसको भी सुधारा गया। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा और विधानसभा। ये पहली बार ऐसा हुआ था भारत के अंदर कि लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है उसको 5 साल से बढ़ा करके, यानी 1 साल और बढ़ा दिया गया और 6 साल तक के लिए कर दिया गया। ये भी इंदिरा गांधी जी के समय पर ही हुआ था, और क्योंकि उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी एक प्रकार से, तो उस टाइम पर ये इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, 1 साल के लिए लोकसभा के इलेक्शनों को बढ़ा दिया, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। अच्छा, इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है, संसद की शक्तियों को असीमित कर दिया गया। जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि किसी भी फैसले के लिए अगर कोई संवैधानिक संशोधन हमारी कंट्री में हो रहा है, हमारे संविधान में हो रहा है, तो उसके लिए न्यायिक शक्तियां, जो भारत का न्यायालय है, वो क्या करेगा, वो जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। और ऐसे में संसद को पूरा पूरा अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी प्रकार से, यानी कितने भी बार किसी भी फैसले को उच्चतम तक पहुंचा सकता है, संशोधन कर सकता है हमारे संविधान में। हालांकि इसमें भी बाद में फिर 1978 के जो संविधान संशोधन हुआ 44वां, उसके अकॉर्डिंग ये कह दिया गया कि जो संसद की शक्तियां होंगी वो लिमिटेड होंगी, जबकि 42वें संशोधन के अकॉर्डिंग शक्तियों को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया था, असीमित कर दिया गया था। 9वें पॉइंट के बारे में बात करें तो आप याद रखेंगे 3 नए नीति निदेशक तत्व जो है वो इसमें जोड़ दिए गए। जैसे एक तो समान न्याय, यानी हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का हो, उसको समान न्याय मिलेगा। निःशुल्क विधिक सहायता उसको मिलेगी, यानी कोई व्यक्ति जिसको कि कोई वकील नहीं मिल पा रहा है या फिर उसके पास पैसे की कमी है जिसके कारण वो वकील नहीं कर पा रहा है अपना, तो ये भी एक यहां पर फैसला लिया गया कि उसको जो है वो निःशुल्क वकील की एक सहायता मिलेगी, यानी इसको एक सरकारी वकील मिलेगा। इसके अलावा उद्योगों एवं प्रबंधों में जो प्रबंध होते हैं, उद्योगों और प्रबंध यानी मैनेजमेंट के जितने भी क्षेत्र होंगे या फिर उद्योगों के जितने भी मामले होंगे, उन सभी में जो कर्मकार लोग हैं, यानी जो कार्मिक हैं, यानी जो कर्मचारी हैं, उनकी भी भागीदारी इसमें देखने के लिए मिलेगी। यानी कोई भी फैसला अगर किसी कंपनी से या किसी उद्योग से जुड़ा हुआ है तो उसमें जितना अधिकार मालिक का रहेगा उतना ही अधिकार उसमें किसका रहेगा, आप कहेंगे मजदूर का भी रहेगा, ताकि मजदूरों के किसी भी प्रकार से मजदूरों का हनन नहीं किया जा सके। तो उम्मीद करूंगा इतनी बातें आपके अच्छे समझ में आई होंगी। यहां से फिर प्यारे साथियों, आपको एक पॉइंट और अच्छे से याद रखना है, वो क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये पॉइंट भी इसमें जोड़ा गया, यानी 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ही कहा गया था कि पर्यावरण का संरक्षण होगा और संवर्धन होगा, साथ साथ वन्य और वन्य जीवों, यानी वन और वन्य जीवों की भी रक्षा करना भारत के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसके अलावा आपको अच्छे से याद रखना है, भारत में किसी भी एक भाग में राष्ट्रपति आपदा की घोषणा, मैंने आपको अभी बताया था कि फोन पर यहां पर जो है वो इंदिरा गांधी जी ने क्या लगवा दिया था, इमरजेंसी लगवा दी थी। और उसी टाइम पर एक बात और कही गई कि भारत के अंदर अगर कभी भी राष्ट्रीय आपदा आती है या भारत के अंदर किसी भी भाग में अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ती है तो किसी भी क्षेत्र में भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यह बात भी इसी संशोधन के तहत लाई गई। पॉइंट यह भी याद रखना है कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन को अगर पूछा जाए कि कितने समय तक के लिए रखा जा सकता है, तो पहले ये होता था 6 महीने के लिए, कि एक बार राष्ट्रपति शासन अगर लग जाए तो 6 महीने तक वैलिड रहता था, लेकिन इसके समय को बढ़ा करके 1 साल तक इसकी बढ़ोतरी कर दी गई। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ही किया गया। आप ये भी याद रखेंगे कि अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र को पूरा अधिकार रहेगा कि वो सैन्य बल भेज सकता है और कानून यानी लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल मेंटेन वहां पर कर सकता है। इस प्रकार की शक्ति भी जो है वो किसको दे दी गई, उस टाइम पर केंद्र को दे दी गई। ये संशोधन भी 42वां संशोधन है, यानी 42वें संशोधन में ये मुख्य पॉइंट जो है वो दिए गए। अच्छा, इसके अलावा आपको एक खास पॉइंट और रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो भारत में 3 सूचियों के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में उस टाइम पर 5 महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे, जैसे शिक्षा और वन के बारे में बात करें, नापतोल वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में उस टाइम पर राज्य सूची में ये सारे के सारे थे। लेकिन इन सभी को समवर्ती सूची में निकाल करके रख दिया गया, यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची में इनका स्थानांतरण कर दिया गया। तो ये भी आपको देखने के लिए मिला किसमें, 42वें संविधान संशोधन में। और इस प्रकार से जो है वो भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने के लिए मिला। हालांकि ये सारे के सारे फैसले जो उस टाइम पर लिए गए थे संसद की
जो शक्तियां हैं उसको बढ़ा करके लिए गए थे। और बाद में 1978 का जब यानी भारत में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में 77 में, तब जाकर के ये सारे के सारे 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फैसले इनमें से वापस ले लिए गए। उसके बारे में मैं चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। यदि आप लोगों के रिव्यू अच्छे रहे, आप लोगों के कमेंट अच्छे रहे और आप लोगों ने चाहा है कि 44 संशोधन को भी इस प्रकार से लाया जाए, तो मैं आप सभी के सामने वो भी रखूंगा। बस आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल से जुड़िए और इसी प्रकार की तैयारी को करके आप अपने जो तैयारी है उसको एक नया आयाम दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।